हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अमरनाथ। सोशियोलॉजी की ई क्लास में आप सभी का स्वागत है और मैं यह भी आशा करता हूं कि आप सभी घर पर रहकर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और मेरी यह आप सभी से अपील है कि घर पर रहते हुए स्वयं के साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखिए और आप सभी घबराइए नहीं, संयम और धैर्य रखिए। यह हमेशा याद रखिए कि भारत जीतेगा और कोरोना हारेगा। इसी पर कायम रखिए और धैर्य रखिए, मजबूती के साथ फाइट करिए। तो आइए अब पठन पाठन की तरफ बढ़ते हैं। और पिछले लेक्चर में हम आप सभी से सामाजिक दर्शन से समाजशास्त्र की दिशा में संक्रमण, बौद्धिक संदर्भ, प्रबोधन युग, इस शीर्षक विषय पर चर्चा कर रहे थे। इसके अंतर्गत सामाजिक दर्शन से होकर समाजशास्त्र विषय की स्थापना के बीच सामाजिक विचारधारा की जो स्थिति रही है, बौद्धिक पृष्ठभूमि की भूमिका के संदर्भ में और प्रबोधन युग में सामाजिक विचारधारा की वैज्ञानिकता के पनपने का जो इतिहास रहा है, इसमें उसी की व्याख्या की गई है। और इस पूरी व्याख्या को समझने के लिए इस संदर्भ में क्रमशः कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसकी चर्चा कर रहे थे, इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और इसके अंतर्गत जो पहला बिंदु है, सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र, इसके बीच के जो संबंध रहा है, इस पर चर्चा हो चुकी है। और अब जो अगला पॉइंट है वो है ज्ञानोदय काल या प्रबोधन काल, एनलाइटमेंट पीरियड। तो आइए देखते हैं कि इस काल में क्या वैचारिक स्थिति रही है, क्या वैचारिक सामाजिक विचारधारा का जो प्रगति रहा है वह किस तरह से रहा है, इसके बारे में देखते हैं। प्रबोधन युग या ज्ञानोदय काल, इस युग या काल में निश्चित रूप से फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को व्यक्त किया गया है। 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन आए। इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोपीय दर्शन में आया एवं इस शताब्दी में सामाजिक आंदोलन हुए, जिसे विद्वानों ने प्रबोधन काल या ज्ञानोदय काल का नाम दिया। इसे प्रायः विवेक संगतता या तर्क संगतता का युग या काल भी कहा जाता है। विवेक संगतता या तर्क संगतता का काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय या इस दौर में किसी भी व्याख्या विश्लेषण के लिए तर्क का प्रयोग किया जाने लगा था। इस दौर में प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने धार्मिक और तत्वमीमांसी दृष्टिकोण एवं व्याख्या की आलोचना की। यानी कि उस समय के जो दार्शनिक हुए प्रबोधन काल के, वो जो उसके पहले की धार्मिक और तत्वमीमांसी परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण था, उसके आधार पर व्याख्या की जाती थी, उसकी इन लोगों ने आलोचना की। इस प्रबोधन युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में क्रांतिकारी या व्यापक परिवर्तन देखा जा सकता है। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने अनेक प्रगतिशील विचारों पर प्रकाश डाला। इन्होंने पूर्व परंपरागत चिंतन, जो धार्मिक, आध्यात्मिक और तात्विक था, इसकी आलोचना की। विज्ञान एवं तर्क के महत्व को समझा एवं यथार्थ या वास्तविक अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन किया। इस युग में विचारक जीवन के सभी आयामों पर तार्किक चिंतन करने लगे। यानी कि इस दौर में जो भी विचारक थे,
उस समय जीवन के जो विभिन्न पहलू थे, जो जीवन की विभिन्न घटनाएं घटित हो रही थी, उन सभी के संबंध में तार्किक विचार या चिंतन करने लगे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा, यथार्थ को समझाने व अध्ययन के लिए नए परिप्रेक्ष्य व चिंतन की नई प्रणालियों व रीतियों का विकास किया। पूर्व में विद्यमान धार्मिक और तत्वमीमांसी प्रवृत्ति का विरोध किया तथा सरकार एवं राजा द्वारा या धर्म द्वारा कही गई परंपरागत अंतिम सत्य मानने की प्रवृत्ति का भी विरोध किया। क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि ऐसा माना जाता था कि राजा जो कुछ कह रहा है, सरकार जो कुछ कह रही है या धर्मगुरु जो कुछ कह रहे हैं वही अंतिम सत्य है और वही सबको मानना पड़ता था। ऐसी उस समय की मानसिकता या सोच थी। यानी कि प्रबोधन काल के पहले का जो समय था उस समय की स्थिति ऐसी थी। लेकिन प्रबोधन काल में इस विचारधारा का विरोध किया गया। सामान्य विज्ञानों में वैज्ञानिक विचारधारा, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद आदि का विकास हुआ। प्रबोधन काल में परंपरागत सामाजिक दर्शन की आलोचना के फलस्वरूप नवीन वैज्ञानिक विचारधाराओं की उत्पत्ति व विकास हुई। इस काल में इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का अध्ययन वैज्ञानिक अध्ययन विधि या तौर तरीके से करना संभव है। पूर्व के काल में तर्कपूर्ण सिद्धांत जैसे विचार यूरोप में विज्ञान एवं वाणिज्य के विकास में ही विद्यमान थे। वैज्ञानिक क्रांति एवं वाणिज्यिक क्रांति के परिणाम स्वरूप एक नवीन परिप्रेक्ष्य का उदय हुआ, जो आगे चलकर फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से और अधिक विकसित हुआ। विद्वानों की ये मान्यता है कि इस नवीन दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य ने समाज शास्त्र का एक विज्ञान के रूप में प्रादुर्भाव या उद्भव संभव किया है। यानी कि ये जो नया दृष्टिकोण अपनाया गया था अध्ययन के या व्याख्या करने के, इस परिप्रेक्ष्य ने समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि प्रबोधन युग से पूर्व यूरोप के परंपरावादी स्वरूप होने के साथ ही प्राचीन यूरोप में धर्म का प्रभुत्व था। आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार भूमि थी। प्राचीन यूरोप के समाज में दो वर्ग थे, सामंत और किसान। सामंत भूमि के मालिक थे और किसान उस पर काम करते थे। अतः समाज का आधारभूत सिद्धांत धर्म को ही माना जाता था। क्या नैतिक है या क्या नैतिक नहीं है, इसका निर्धारण पादरी या धर्मगुरु करते थे। सामाजिक व्यवस्था में बंधुत्व संबंध एवं परिवार महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। प्राचीन यूरोपीय समाजों में ऐसी मान्यता थी कि राजा को भगवान ने लोगों पर शासन करने के लिए भेजा है। क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता था राजा के बारे में कि राजा को ईश्वर ने शासन करने के लिए भेजा है। यही से बात आई कि अगर ईश्वर ने राजा को शासन करने के लिए भेजा है तो जो कुछ वह कह रहा है, जो कुछ वह लागू कर रहा है, जो कुछ आदेश दे रहा है, वह अंतिम सत्य है। जो कुछ वह व्याख्या कर रहा है, विश्लेषण कर रहा है, वह अंतिम सत्य है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हमने बताया कि राजा को माना जाता था कि ईश्वर ने भेजा है। और उस काल में महिलाओं की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी, बल्कि दयनीय थी। राजतंत्र का प्रभुत्व था और सत्ता, संपत्ति, समुदाय आदि की व्याख्या व चर्चा का आधार धर्म ही था। यानी कि इन सभी की व्याख्या या चर्चा
धर्म के आधार पर ही किया जाता था। इसका मूल्यांकन धर्म के आधार पर या धार्मिक आधार पर किया जाता था। प्रबोधन युग में इन सभी रूढ़िवादी व परंपरागत विचारधाराओं का विरोध हुआ। इसके फलस्वरूप सभी परंपरावादी धारणाओं की नवीन व्याख्याएं की जाने लगी और उन्हें नवीन संदर्भ में देखा जाने लगा। पारिवारिक निष्ठाओं का स्थान आस्थाओं ने ले लिया। महिलाओं की दयनीय स्थिति में भी कुछ सुधार आया। राजतंत्र का समापन हुआ और लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि प्रबोधन काल में राजतंत्र समाप्त हो गया और लोकतंत्र की स्थापना या शुरुआत होने लगी। किसानों की स्थिति में भी बदलाव हुआ। उनको नए नए अवसर व नए नए अधिकार प्राप्त होने लगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रबोधन युग में परंपरागत, रूढ़िगत, धार्मिक व तत्वमीमांसीय दर्शन का विरोध करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रादुर्भाव हुआ। यानी कि जो भी ऊपर वर्णन किया गया, विवेचना की गई, इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकल रहा है कि इस ज्ञानोदय काल में जो कुछ परंपरागत विचारधारा थी, रूढ़िगत या धार्मिक या तत्वमीमांसी दर्शन या विचारधारा था, इन सभी का विरोध होने लगा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य को समर्थन मिलने लगा। इसके आधार पर ही विभिन्न घटनाओं की, विभिन्न परिघटनाओं की, विभिन्न स्थितियों की या विभिन्न संबंधों की व्याख्या की जाने लगी। अब ये दो हो गए। अब इसके बाद बात करेंगे हम, यानी कि 3 पॉइंट हमने बताए थे। पहला बताया था सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र, वो हो गया। दूसरा हमने बताया प्रबोधन काल, उसकी भी चर्चा हो चुकी है। अब इसके बाद तीसरा है बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा। यानी कि जो भी बौद्धिक संदर्भ रहा है, जो बौद्धिक पृष्ठभूमि रही है, इसकी अब हम लोग समीक्षा करेंगे कि इसका क्या योगदान रहा है, क्या स्थिति या क्या दशा रही है। इसका हम लोग मूल्यांकन करेंगे, इसका समीक्षा करेंगे। तो आइए तीसरे पॉइंट पे, बौद्धिक संदर्भ की समीक्षा। समाजशास्त्र का उद्भव 19वीं शताब्दी में हुआ था। उसके उद्भव होने में जिन बौद्धिक चिंतनों का प्रभाव पड़ा है, उसे संक्षिप्त या सार रूप में 2 वर्गों में बांटकर हम सभी लोग विवेचना इसकी कर सकते हैं, जो इस प्रकार है। पहला है, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्रबोधन युग का बौद्धिक प्रभाव। दूसरा है प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। अब पहले की हम लोग बात करते हैं कि प्रबोधन युग का जो बौद्धिक प्रभाव रहा है। प्रबोधन युग के बौद्धिक प्रभाव के अंतर्गत 3 बिंदुओं को आधार मानकर इसकी व्याख्या की जा सकती है। उसमें से पहला है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, दूसरा है तार्किकता, तीसरा है निपुणता। तो अब हम सभी ये देखेंगे कि ये जो तीनों बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं की जो विशेषता रही है, तीनों बिंदुओं, या हम कहें कि प्रबोधन युग का जो बौद्धिक प्रभाव रहा है, इस बौद्धिक प्रभाव की जो समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास में जो भूमिका रही है, और इसे हम 3 बिंदुओं के आधार पर व्याख्या करने जा रहे हैं। अब ये है क्या? तो प्रबोधन युग के बौद्धिक प्रभाव के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है, वो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, यानी साइंटिफिक पर्सपेक्टिव या साइंटिफिक अप्रोच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। प्रबोधन युग के विचारकों ने समाज के अध्ययन के लिए पूर्व में प्रचलित, यानी पहले जो प्रचलित था, धार्मिक एवं तत्वमीमांसी दृष्टिकोणों व
आधारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन किया और निष्कर्ष निकाला कि समाज का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की तरह वैकल्पिक परिप्रेक्ष्य के अनुसार करना चाहिए। यानी कि जो प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए व्यवस्थित, क्रमबद्ध और एक निश्चित पद्धति को अपना करके उसका अध्ययन किया जाता था, वही उसी वैज्ञानिक पद्धति को अपना करके हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं का भी अध्ययन कर सकते हैं। इसकी इच्छा और इसका समर्थन किया उस समय के जो है विचारकों ने। उन्होंने सामाजिक दशाओं व विभिन्न घटनाओं आयामों के वैज्ञानिक अध्ययन व विश्लेषण का शुभारंभ भी किया। इतना ही नहीं, इस युग के वैज्ञानिकों ने समाज, मानव और उसकी प्रकृति के अध्ययन में वैज्ञानिक अध्ययन विधियों एवं सिद्धांतों का प्रयोग किया। प्रबोधन युग का समाजशास्त्र के उदय में यह प्रमुख और महत्वपूर्ण योगदान हम लोग कह सकते हैं। जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य की अपनी भूमिका रही है, यह समाजशास्त्र के उदय में एक महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में, महत्वपूर्ण योगदान के रूप में मानी जा सकती है। अब बौद्धिक प्रभाव के अंतर्गत, यानी कि प्रबोधन युग का जो बौद्धिक प्रभाव था उसके अंतर्गत जो दूसरा पॉइंट है वह है तार्किकता। और यह जो दूसरा पॉइंट आपके स्क्रीन पर भी है सामने, तो देखते हैं तार्किकता के अंतर्गत है क्या। प्रबोधन युग के सामाजिक वैज्ञानिकों की दूसरी जो बौद्धिक देन या योगदान है, यह है कि इन्होंने तार्किकता को अध्ययनों में महत्वपूर्ण व आवश्यक बताया। यानी कि इन लोगों ने इसका समर्थन किया कि जो भी समाज विज्ञान द्वारा अध्ययन किए जाएं उसमें तार्किकता को अपनाया जाए, जो भी व्याख्या की जाए उसमें तार्किकता या विवेक संगतता को अपनाया जाए विभिन्न अध्ययनों में। इन विचारकों ने यह सुझाव दिया कि मानव अनिवार्य रूप से तार्किक प्राणी है, अतः सामाजिक संस्थाओं तथा उसकी प्रकृति के अध्ययन के लिए तर्क को मानदंड के रूप में प्रयुक्त करना चाहिए। मानव के इस तार्किकता की विशेषता के कारण ही उसे उसके विचारों एवं कार्यों के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। यानी जो एक सामूहिकता थोपी जाती थी, धार्मिकता थोपी जाती थी, उससे हट करके तार्किकता के आधार पे जो व्यक्ति का व्यक्तिगत विचार है, स्वतंत्र विचार है, उस लक्ष्य को पाने में कामयाब हो सकता है। इसकी बात कर रहे थे उस समय के समाज वैज्ञानिक विचारक कि तार्किकता को अपना करके यह लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है वह है निपुणता। प्रबोधन युग के सामाजिक विचारकों की यह मान्यता थी कि मानव उत्कृष्टता प्राप्त करने में समर्थ है। मानव तार्किकता के आधार पर एवं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के द्वारा सामाजिक परंपराओं का मूल्यांकन कर सकता है। यानी कि उस समय के विद्वानों का, विचारकों का मानना था कि मानव की जो प्रवृत्ति होती है, सीखने की प्रवृत्ति होती है, उसकी जो क्षमता होती है, वह हर चीज़ में निपुणता प्राप्त कर सकता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, इसके द्वारा जो रूढ़िगत मान्यताएं हैं, सामाजिक परंपराएं हैं, इनका मूल्यांकन मानव कर सकता है। उसमें सामाजिक परंपराओं को परिवर्तित करने की क्षमता है, यह भी उन्होंने माना। इस क्षमता के द्वारा मानव सामाजिक परिवर्तन करके अधिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। वह अपनी सृजनात्मक शक्तियों को अधिक व्यवहारिक एवं उपयोगी बना सकता है। इस प्रकार समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास पर प्रबोधन युग के सामाजिक विचारकों और दार्शनिकों ने उपरयुक्त, या हम कहें कि इसके पहले जो हम कह चुके हैं, उन सभी को बौद्धिक सामर्थ्य प्रदान करके उल्लेखनीय योगदान दिया है। तो इस प्रकार आप सभी को समझ में आ गया कि प्रबोधन युग में जो बौद्धिक प्रभाव रहा है
उसकी क्या भूमिका रही है समाजशास्त्र के विकास में, और इसके अंतर्गत हमने जो 3 बिंदुओं को बताया, वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, तार्किकता, निपुणता, यह भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग अगले लेक्चर में जो पढ़ेंगे वह है प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव। यानी कि इसके पहले हमने क्या पढ़ा, प्रबोधन युग में जो बौद्धिक प्रभाव रहा है उसके बारे में। तो अगले लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे प्रबोधन युग के बाद का बौद्धिक प्रभाव के बारे में। आज यहीं तक, धन्यवाद।